के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विभिन्न एग्ज़ाम में आ चुके हैं उनको देखे थे। आगे देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कौन से एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कैसे आए हुए हैं। जो अभी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं ये यूपीएससी सीएससी प्री एग्ज़ाम 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। ऑप्शन ए है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द tyranny ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। ऑप्शन बी a sense of restraint. Option C opportunity to do whatever one likes. Option D opportunity to develop oneself fully. तो जो इसका राइट आंसर है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट वो डी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली ये बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, कुछ जानते हैं लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी ब्रॉडली मीन्स द एबिलिटी टू डू एज वन. The preamble of Indian Constitution states that every citizen is entitled to liberty of thought, expression, belief, faith and worship. But the Constitution also puts the reasonable restrictions acknowledging others' fundamental rights and national interest. आगे है, at the same time the dimensions of liberty which the preamble ensure point out to the utility or objective of these assurance like thought, expression, belief, faith and worship that are directed towards the development of oneself fully. ठीक है, ये तो था, मैंने क्वेश्चन रीड किया। अभी जो वापस पढ़ने जा रहे हैं ये भी यूपीएससी 2019 के प्री के एग्ज़ाम में आया है। क्वेश्चन कह रहा है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? ऑप्शन ए थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन बी फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन सी नाइन्थ शेड्यूल और ऑप्शन डी है 12th शेड्यूल। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हमारा फिफ्थ शेड्यूल से रिलेटेड है। ठीक है, एडिशनल पॉइंट्स देखते हैं। ग्रांट ऑफ मिनरल्स कंसेंसस इज शेड्यूल एरियाज इज गाइडेड by the provisions contained in Article 244 along with 5th and 6th schedules to the Constitution related to administration of scheduled areas and tribal areas and the provision of the Panchayat extension to the Scheduled Areas Act 1996, the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers, recognition of Forest Right Act 2006 or any other relevant स्टैचुरी एक्ट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, कुछ और एडिशनल पॉइंट है उनको देखते हैं। अंडर द फिफ्थ शेड्यूल द गवर्नर मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट any particular act of parliament or of the legislature of the state shall not apply to a scheduled area or any therefore in the state. इसीलिए जो फिफ्थ शेड्यूल है ये ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन रीड करने जा रहे हैं ये CAPF एग्ज़ाम 2019 में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल फीचर्स ऑफ पॉलियार्की। ठीक है, ऑप्शन ए है गवर्नमेंट इज इन हैंड ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स। ऑप्शन बी है राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड। ऑप्शन सी है प्रैक्टिकली ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। ऑप्शन डी कह रहा है देयर इज फ्री एक्सप्रेशन एंड अ राइट टू क्रिटिसाइज एंड प्रोटेक्ट। ठीक है, तो जो इसमें बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है वो हमारा ऑप्शन बी है, राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट देखते हैं। तो एडिशनल पॉइंट कह रहा है Polyarchy is concept termed by an American political scientist Robert Dahl to denote the acquisition of democratic institutions within a political system that leads to the participation of plurality of actors. ठीक है, central to any definition of democracy is electoral representation by means of free elections and representative governments. The concept of polyarchy is Robert Dahle's attempt to develop an empirical definition of democratization as well as to elaborate a set of normative criteria for declining
whatever or not a political system can be counted as a democracy. ठीक है, अगर कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करें पॉलियार्की की, तो वो है यूनिवर्सल सफरेज एंड राइट टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस, फ्री एंड फेयरली कंडक्टेड इलेक्शन फॉर ऑल एडल्ट्स, अवेलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेंसेस of right of free speech and protection to exercise it, the extension and free access to alternative information, and responsiveness of government to voters, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू इलेक्शन आउटकम्स एंड गवर्नमेंट. ठीक है, इसी सब फीचर्स की वजह से these features can together distinguishes polyarchy from other regime. The coming of those institutions can then be seen as a process towards democratization and enduring extents and observations of the whole set is the hallmark of established democracy. ठीक है, वापस जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं ये CAPF एग्जाम 2019 में आ चुका है. क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी. ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फॉर्मल यूजुअली लीगल रूल्स. ऑप्शन बी कह रहा है गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड इंडिविजुअल राइट्स. ऑप्शन सी कह रहा है इट इन्वेस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी विथ पोटेंशियल अनलिमिटेड पावर्स. तो जो इसमें बोला जा रहा है ऑप्शन दिए हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ऑप्शन ए है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी है 2 and 3 ओनली एंड ऑप्शन डी है 1, 2 and 3 ओनली. तो जो इसमें 1 and 2 ऑप्शन है यही करेक्ट है. ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट देखते हैं. एडिशनल पॉइंट कह रहा है liberal democracy is a form of government. It is a representative democracy in which the ability of elected representatives to exercise decision making powers is subject to the rule of law and usually moderated by a constitution that emphasizes and protection of the rights and freedom of individuals and which place constraint on the leaders. ठीक है, अगर लिबरल द टर्म लिबरल एंड लिबरल डेमोक्रेसी की बात करें तो डज नॉट इम्प्लाई ऑन दैट द गवर्नमेंट ऑफ सच अ डेमोक्रेसी मस्ट अलाउ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. ठीक है, ठीक है, इतना एक्सप्रेशन. और अगर हम बात करें कि हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज लिमिटेड गवर्नमेंट पावर्स विच आर केप्ट इन अ चेक बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इंक्लूडिंग सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसमें आ जाएगा ऑल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी पावर आर नॉट इन इफेक्ट एक्सरसाइज बाय द सेम पर्सन और इंस्टीट्यूशन. ठीक है, अभी CDS 2019 के एग्जाम में आया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर एज अ ड्राफ्टिंग मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन ए है ही फेवर्ड द रोल ऑफ the Supreme Court in taking important decisions related to the interpretation of the Constitution. Option B है he felt that Supreme Court had to draw the line between liberty and social control. Option C है he believed in the dominance of the executive over the judiciary. Option 4 है he favored a dictator फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. तो जो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर है उसमें ऑप्शन ए दे रहा है 1 and 2, बी है 1, 2 and 3 ओनली, सी है 3 and 4 ओनली और डी है 1, 2 और 4 ओनली. तो इसमें जो 1 and 2 ऑप्शन है वो करेक्ट है. कुछ एडिशनल पॉइंट देखते हैं अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में. उनका जो जन्म हुआ था 14 में 1883 पुदु विलेज आंध्र प्रदेश में हुआ था. ही स्टडी हिस्ट्री एट मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज एंड ऑब्टेन अ बैचलर ऑफ लॉ degree. He was a full-time advocate when he was appointed the Constituent Assembly. Iyer was appointed to the Constituent Assembly from Madras province and served from 1946 to 1949. In the Constituent Assembly, he was part of 9 committees, including the Drafting Committee, Advisory Committee, and Subcommittee of Fundamental Rights. He made important interventions in the debates of citizenship, fundamental rights, and proclamation of emergency. As a member of drafting committee of the Constitution, he rightly remarked that the jurisdiction and powers of the Supreme Court of India in their natural and extend wider than those exercised by the highest court of any other country. The Supreme Court's
prime motive should be interpreted the constitution of advocate upon the rights. ठीक है. In his view, he was necessary for the Supreme Court to draw a line between liberty and social control, so that social control must not be lost in the name of an individual right to liberty. On the other hand, in an effort to restore social control, the liberty to an individual must not be compromised. इसीलिए टू स्टेटमेंट गलत सही है, और जो थ्री गलत है इसको देखते हैं क्यों गलत है. ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग believer in the need of the maintenance of judicial independence. However, he also felt that the doctrine of independence is not to be raised to the level kind of super legislature of super executive. The judiciary's prime motive should be to be interpreted the constitution or adjudicate upon the rights. ठीक है. आगे जो पढ़ने जा रहे हैं ये CDS 2019 की एग्जाम में ये भी आया हुआ है. क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जीक्यूटिव स्टेट. ऑप्शन ए है पार्लियामेंट में इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट. ऑप्शन बी है पार्लियामेंट में डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट. ऑप्शन 3 है पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट. ऑप्शन 4 है पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. तो इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट. ठीक है. ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली. ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली. ऑप्शन सी है 3 and 4 ओनली. एंड ऑप्शन डी है 4 ओनली. तो जो इसका 3 and 4 ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है. ठीक है. बाकी 1 and 2 करेक्ट है. इसमें पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 to 4 डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. तो आर्टिकल्स देख लेते हैं. आर्टिकल 1 कह रहा है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन. आर्टिकल 1 डिक्लेयर दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट and the state and the territories therefore of specified in the first schedule. Article 2 कह रहा है admission or establishment of new state. It state that the parliament may by law admit new state into the union of India or establish new state or terms and conditions it deems fit. Article 3 कह रहा है formation of new states and alteration of areas boundaries of name of executing states. This provision empowers the parliament to form new state by law. It may do so in the following case like separation of territory from any state, uniting two or more states, unite parts of a state, uniting any territory to a parts of any state, increasing the area of any state, diminishing the area of any state, alteration the boundary of any state और अल्ट्रेशन द नेम ऑफ एनी स्टेट. ठीक है. अगर आर्टिकल 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 कह रहा है लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट and fourth schedule and supplementary indicated and consequently matters like any law legislated under article 2 and 3 shall contains provisions for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as parliament may deem necessary. आगे it also says that the changes made under article 2 and 3 shall not be deemed to be an amendment of the constitution as stated under article 368. एक इजी सा क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा है द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ 1953 वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ. ऑप्शन कह रहा है ए एस के धर जस्टिस फैजल अली एंड के एम पानीकर. ऑप्शन बी कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम पानीकर और एस के धर. ऑप्शन सी कह रहा है जस्टिस फजल अली, हृदयानाथ कुंजरू और इनके साथ के एम पानीकर. और उसके बाद डी कह रहा है के एम पानीकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जस्टिस फैजल अली. तो जो हमारा ऑप्शन सी है ये करेक्ट है. देखते हैं इसके कुछ एडिशनल पॉइंट. In the reorganization, more than 500 princely state into effective provincial units. SK Dhar Commissions 1948 and JVB Committee. J मतलब जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ताभी सीतारमैया. ठीक है. 1948 advocated for a organization of state based on geographical contiguity, administrative convenience, financial self-reliance and potential for development.
However, within the sudden death of Poti Srimallu following hunger strike in demand for Andhra state created a volatile situation, and for the first time the State Reorganization Commission was constituted in 1953 to go into the problem and the recommendation, the principle and broad guideline on which the state can be reorganized. The commission consisted of Syed Fazal Ali, Hridayanath Kunjru, Kavalam Madhava Panikar. Amongst them, Syed Fazal Ali was the chairman of the commission. The commission submitted its report in September 1955. On the basis of the State Reorganization Commission's recommendation, the linguistic reorganization of 14 state and 6 central administration territories was partially completed in 1956 and served other states to be recognized later on. To give effect on the scheme of reorganization which emerged from the consideration of the proposals contained in the report, the State Reorganization Act 1956 was enacted by the Parliament under Article 4 of the Constitution of India. The new state formed as a result of the reorganization of this state in 1956 was Andhra Pradesh, बॉम्बे, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, पंजाब और राजस्थान। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट के वीडियो में आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जय हिंद।